नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने एक ही प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन चौथे ने उसे मंजूरी दे दी, हाँ कह दिया। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन ने जहां कूटनीति को चुना, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया, जिसे हम अमेरिका ईरान वॉर के रूप में देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदला? क्या ये फैसला सही था कि दुनिया को एक बड़े संघर्ष की ओर धकेल दिया जाए? ऐसी क्या मजबूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो है विशेष अपना हथियार अपनाते हुए और ये निर्णय लिया? आइए इस सारी कहानी को समझेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि प्राइम आईएएस स्पेशली आपके लिए टीआरई 4.0 की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर करवा रहे हैं। आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लासेस, एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट तैयारी और नोट्स है वो सब दिए जाएंगे। नियमित प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। अनुभवी शिक्षकों का पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिक्षक पदों की तैयारी से प्राथमिक शिक्षा जो पार्ट है आपका पीआरटी है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। मध्यम विद्यालय शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक के लिए। माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 के लिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11 से 12 के लिए आप देखेंगे। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, पहले आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 दे चुके हैं, तो यहाँ पर आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन, सही रणनीति, जिससे आपका चयन संभव हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर जिसका नाम है प्राइम आईएएस पटना में, आप जाके वहां पर भी विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए तो है ही अवेलेबल। यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने पड़ाव में हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। कभी कभी टेक्निकल चीजों में, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा हाथ तंग है, तो मुझसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है कैरी जो है, उन्होंने कहा, उन्होंने खुलासा किया। जॉन कैरी कौन है पहले ही समझिए। जो अमेरिकी विदेश मंत्री जिनका नाम है जॉन कैरी, इन्होंने खुलासा किया कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने पहले भी कई बार ईरान पर वॉर करने के ऑफर्स दिए हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध का प्रस्ताव पहले भी 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसे ठुकरा दिया। कौन से 3 अमेरिकी राष्ट्रपति? जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन। ठीक है, अब इन्होंने यही प्रस्ताव राष्ट्रपतियों ने ठुकराया था, लेकिन यही प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इन्हें मंजूरी नहीं दी है, ठीक है, बल्कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाई मैं खुद इन चर्चाओं का उन्होंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्या कहा है, जब ये एक 11 फरवरी को जो ये बैठक हुई उसमें बड़ा मोड़ आया, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब अहम बैठक हुई, तो नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान जो है उनके रिजीम चेंज के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने ऐसा कहा कि वहां की पब्लिक है, जो ईरान की पब्लिक है, बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण से अब वहां पर रिजीम चेंज करने की समय आ गया है और अब अपने हाथ में इस ताकत को ले सकते हैं। वहां जनता विद्रोह कर सकती है, जिसके कारण से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा, साउंड्स गुड टू मी। उन्होंने कहा मुझे ठीक लगता है, और यहीं से अमेरिका इजराइल ये संयुक्त ऑपरेशन जो अमेरिका ईरान का वॉर आप देख रहे हैं, उसको मंजूरी मिल गई। हालांकि जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस ने इस योजना पर सवाल भी उठाया था, कहा था कि इससे बहुत ज्यादा ये बहुत आशावादी दिख रहा है, ओवरली ऑप्टिमिस्ट बताया गया, लेकिन रियलिटी में जब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो इतना बेहतर ये नहीं निकलेगा जैसा कि हमने सोचा है। तो ये कॉन्वर्सेशन कहाँ चल रही है? ये कॉन्वर्सेशन पूर्व प्रधानमंत्री, माफी चाहती हूँ, पूर्व विदेश मंत्री जो है आपके जॉन कैरी ने ये अपनी बात रखी यहाँ पर कि क्या ये चीजें चली हैं जिसके कारण से मुझे यहाँ पर ये सब चीजें आपको बतानी पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें, तो कैरी ने कहा कि पहले के जो नेता थे ना, उन्होंने युद्ध टालते हुए कूटनीति को चुना। उनको पता था कि अगर वो युद्ध में घुसेंगे तो उनका देश बहुत पीछे हो जाएगा और जनता भी एक समय के बाद सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास वैलिड पॉइंट नहीं है कि आप किसी देश पर बेफिजूल में क्यों वॉर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्राथमिकता दी कूटनीति को। वियतनाम और इराक का जो युद्ध है उससे मिले सबक को ध्यान में रखा, यानी कि जो जॉर्ज बुश थे और जो बाइडेन थे, बराक ओबामा थे, उन्होंने कूटनीति को चुना। उन्होंने कहा कि भैया वियतनाम और इराक वॉर से हमें सबक मिल गया है। अब ये वॉर क्या थे उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि वियतनाम वॉर और इराक वॉर जिसके बारे में डिस्कशन उस रूम में चल रहा है, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये जो एक्स प्रेसिडेंट्स है अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वियतनाम से हमने क्या सीखा कि
अमेरिका ने क्या सोचा था? अमेरिका ने सोचा था जल्दी जीत जाएँगे, कम समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वियतनाम वॉर में क्या हुआ कि युद्ध 20 साल तक चला, हज़ारों अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका को अंत में हार माननी ही पड़ी। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, हार माननी ही पड़ी, यानी कि राजनीति प्लस सैन्य और सामाजिक विफलता का जो एक बहुत बड़ा उदाहरण जो हमें वियतनाम वॉर से यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इराक वॉर से इन्होंने क्या सीखा, अमेरिका ने कहा कि भई हमने वियतनाम से तो सीखा और आप पूरे इतिहास को अगर उठा के देखेंगे तो अमेरिका मोस्टली वॉर्स हारा है। अब इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है? इराक की बात कर रही हूँ, जल्दी रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि डब्ल्यूएमडी का जो कोई पक्का सबूत नहीं मिला और युद्ध के बाद क्या हुआ कि सिविल वॉर हो गया। आईएसआईएस वो जो आतंकवाद है वो वहाँ पर बढ़ा, आईएसआईएस आतंकवाद बढ़ा और अमेरिका सालों तक वहाँ पर फँसा रहा। क्या रिजल्ट निकला? अराजकता, इंस्टेबिलिटी, ह्यूज कॉस्ट जो कि हमने देखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हो गया था, ठीक है? तो यहाँ पर अब इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हमने उससे सबक क्यों नहीं ली? आप उसको सबक लीजिए ना, उसको खत्म करना इतना मुश्किल क्यों हो गया था? ग्राउंड रियलिटी बदल जाती है। हम जो पेपर पर समझते हैं युद्ध, वो पेपर वाला युद्ध नहीं रह जाता है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर बदल जाती है और ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि अब बाहर कैसे निकले, सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है एक समय के बाद। चेन जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है, यानी कि नए दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जो क्षेत्र है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इट साउंड्स वेरी गुड टू मी। मुझे लगता है इट इज़ अ राइट डिसीजन टू टेक अ एक्शन अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट ईरान। तो उन्होंने ये वॉर छेड़ दिया। ये आपके मिस्टर जॉर्ज वो हैं जॉन केरी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, ठीक है? पहले राष्ट्रपतियों ने क्यों इनकार किया था तो हमने बताया, सभी का मानना था कि भैया पीसफुली प्रोसेस की तरफ चलो जो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, ठीक है? बिना पूरी कोशिश के जो है युद्ध में जाना गलत होगा और कैरी ने यहाँ पर कहा कि मैं खुद उन चर्चाओं का पूरा हिस्सा था। कैरी ने जो अभी पिक्चर देखी जो वहाँ पर देखेंगे विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं इन सारे डिस्कशन का हर प्रेसिडेंट के साथ हिस्सा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब ये सुझाव दिया इज़राइल ने तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? तो पहले राष्ट्रपतियों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। आपके ये जॉर्ज बुश हैं, बराक ओबामा एंड जो बाइडेन, ठीक है? अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट्स यहाँ पर रह चुके हैं। अब 11 फरवरी की बैठक में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या-क्या हुआ, कैसे चीज़ें हुई और किसने क्या कहा और यहाँ पर सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आपसे डिस्कस किया है, राइट? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कोई भी वॉर होता है ना, देखिए एक व्यक्ति का डिसीजन, आप समझिए इस बात को बहुत शालीनता से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक डिसीजन दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए, अब जैसे मैंने कहा था कि इनका एक गठबंधन है जिसको हमने देखा था कि इनका ना एक सैन्य गठबंधन है, जैसे नाटो इनका एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है? मतलब अलायंस है इनका। तो इन्होंने क्या किया, इसमें अमेरिका भी है, तो अमेरिका ने इससे कभी कोई परमिशन ही नहीं ली। ईरान पर वॉर करने के लिए अगर आपका एक कोई गठबंधन है, सैन्य गठबंधन है, तो आपको ईरान पर वॉर करने से पहले इससे परमिशन लेनी चाहिए थी। नाटो के जो सैन्य गठबंधन उन देशों से आपने ली नहीं। फिर जब आपको यहाँ पर हार दिखने लगी ईरान पर, तो फिर आप नाटो के पास वापस जाते हैं, उन देशों के पास, आप कहते हैं कि अब मेरी मदद कर दो। तो नाटो कहता है कि भैया जब आप वॉर करने गए थे तब तो आपने पूछा नहीं था, तो अब आप आके क्यों पूछ रहे हैं? तो आप अपने ही अलायंसेस के साथ कटिबद्ध नहीं रह पा रहे हैं, आप किसी पे कैसे आप पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि आप कभी इन्हें हो रहे हैं, कभी आउट हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं वॉर कर रहा हूँ, कभी कह रहे हैं सीज़ फायर कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, ना केवल आपकी जनता का बल्कि पूरे विश्व का अमेरिका से विश्वास हट रहा है ना इन एंड आउट की स्थिति में। मध्यम मार्ग जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं ना, वो बड़ा कष्टदायी भी हो जाता है, जो बीच की स्थिति में रहते हैं, ना इस नाव के रहते हैं, ना उस नाव के रहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एग्ज़ैक्टली अभी यही कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को हमने समझा। ट्रंप के साथ बना गठजोड़, ये वही व्हाइट हाउस में जो सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का रिजीम चेंज के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, भाई सीधी-सी बात है, साउंड्स गुड टू मी, और अमेरिका इज़राइल संयुक्त कार्रवाई को मंजूरी दी और उन्होंने 28 फरवरी को ये जंग छेड़ दी। ठीक है? अब ये सारी बातें जो हैं, आप ध्यान देंगे कि अमेरिका ईरान रणनीति पर क्या असर पड़ा। ये खुलासा कैसे समय में हुआ? ये खुलासा, ये सब सिचुएशन ये तब पता चली कि भैया ये क्या था, रूम में क्या बातचीत हुई। एक रूम से हुई कहानी शुरू और पूरे विश्व में इसका प्रकोप देखा जा रहा है। और अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ पर संघर्ष जब जारी हुआ, ट्रंप प्रशासन ने सीज़ फायर बढ़ाया, लेकिन आलोचना ये हुई कि नीति स्पष्ट नहीं है, कभी युद्ध, कभी शांति, कभी युद्ध, कभी शांति, जैसा कि मैंने कहा। तो इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है और दूसरी ओर ईरान भी सीज़ फायर को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है। ठीक है? गंभीरता से नहीं ले रहा। आप कभी आप कह रहे हैं कि सीज़ फायर कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चलो जाओ, विश्व को कह दिया कि आप जाके वहां से ऑयल खरीदो। फिर तीसरी तरफ आप कर रहे हैं कि जो उस ट्रंप के, अगर ईरान में आपका जो डॉलर है वो चलने नहीं दे रहे हैं आप, तो कैसे कोई बंदा करेगा? क्योंकि पूरे विश्व में डॉलर की बोलबाला है, इसीलिए तो लोग डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के अंतर्गत भी। ठीक है? तो ये सारी समस्याएं जो अमेरिका और ईरान की जो रणनीति है उस पर क्या असर पड़ रहा है उनके इस तरह के स्टेटमेंट से। तो नेतन्याहू का जो ईरान
खतरा नैरेटिव था ना, जो आप देखेंगे इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 30 साल से ये कहते आ रहे हैं कि 1990s जो है, ईरान 3 से 5 साल में परमाणु हथियार बना सकता है और बाद में कुछ हफ्तों या महीनों में। लेकिन इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी जो है और यूएन निरीक्षकों को कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले थे और ईरान ने परमाणु हथियार बनाया हो, ऐसा नहीं मिला। ठीक है, एक चीज़ इसको आप कैसे समझ पाएँगे? देखिए, जेसीपीओ जो है छोड़ना बना युद्ध के कारण। अब ये समझिए, ये गेम चेंजर, इस एक्सप्लेनेशन को समझिए। जीसीपीओ जो क्या है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। एक्चुअली क्या है, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 2015 में हुआ था। मैं पहले भी शायद आपको बता चुकी होंगी, बट कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 2015 में ये बना था। इसमें शामिल कौन था? ईरान, यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया। ये सब क्या करते थे? निगरानी करते थे। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल ऑटोमिक जो एनर्जी एजेंसी है, वहां पर इसके अंतर्गत ये जो है इन पर निगरानी रखते थे। अब ये क्या था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और बदले में दुनिया उस पर लगे जो सैंक्शंस थे उसे हटा देगी। लेकिन ये डील करने की जरूरत पड़ी क्यों? ये डील करने की जरूरत हमें पड़ी क्यों? समस्या क्या थी कि दुनिया को शक था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन जो है बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी जो है खतरे में आ जाएगी। तो बेसिकली जो जेसीपीओ है, इसमें हुआ क्या, इसमें क्या तय हुआ, क्या कोर टर्म्स क्या थे, ईरान क्या करेगा? तो इसमें ये बताया गया, ट्रम्प प्रशासन 2015 में परमाणु समझौते को लेकर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन को जो छोड़ दिया। ठीक है, क्यों छोड़ा वो बताती हूँ। क्योंकि ईरान इसमें क्या करेगा, इसके अंतर्गत क्या तय हुआ कि ईरान क्या करेगा कि यूरेनियम एनहेंसमेंट कम करेगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी सीमित कर देगा और जो है अपना इसमें देखेंगे बदलते समय में जो दुनिया में क्या करेगी कि आर्थिक प्रतिबंध इस पे हट जाएंगे और तेल बेचने की अनुमति इसको मिल जाएगी, ट्रेड फिर से इसमें शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें की गई। अब यहाँ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में परमाणु समझौते इस पर से को छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब बराक ओबामा ने ऐसा ये जो समझौता यहाँ पर किया था, तो इसमें बोला गया था कि भाई ये देश इसमें जुड़ेंगे और ये परमाणु हथियार से संबंधित चीजें नहीं करेंगे। तो अब अमेरिका ने उस वक्त का ऐसा तो नहीं हो सकता भाई हम तो करेंगे। अब वो तो तब तो आप ऐड गए थे 2015 में, फिर 2018 में आकर आप यहाँ पर भाई ईरान तो उसमें जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से देखिए ना, जिस प्रकार से ईरान अटैक करा, दैट मीन उसके पास अच्छी खासी 95% परमाणु संबंधित चीजें उसके पास हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहा पर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। अब जब वो निकर कर आया 2018 में, जब आप 19 में आए, फिर इसके बाद आपने कहा कि भाई अब प्रतिबंध करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ईरान नहीं बना सकता, ये नहीं कर सकता। जब आप उससे क्विट कर लिए पहले, अब उसी गठबंधन का कोई और देश क्विट करना चाह रहा है, तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए अमेरिका को। फिर आपको आपत्ति हो रही है कि वो क्यों बना रहा है। तो ये युद्ध की स्थिति जो आज आपको दिखाई दे रही है ना 2026 में, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। इसीलिए हम वापस यहाँ पर चलते हैं और समझते हैं कि नेतन्याहू का जो ईरान पर खतरा है ना नैरेटिव, यहाँ पर इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी और यूएन निरीक्षक गए, उन्होंने देखा ईरान में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि ईरान ने कोई परमाणु हथियार बनाया हो। ठीक है, उसी समय पे 1990s की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जेसीपीओ जो है, कैरी के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने 2015 में परमाणु जो समझौता हुआ था जेसीपीओ, उसको छोड़ दिया। इसका असर क्या हुआ कि ईरान के पास शांतिपूर्ण रास्ते कम हो गए और युद्ध लगभग तय यहाँ पर होने लगा था। ठीक ठीक है। अब इसके बाद रणनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभाव अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस फैसले से बड़ा बदलाव क्या दिखता है कि पहले के जो राष्ट्रपति थे, ये जो फैसला पूरा ओवरऑल लिया गया है कि हमें युद्ध करना चाहिए, जो पहले के राष्ट्रपति थे उन्होंने संयम, कामली और कूटनीतिक तरीके से इस प्रकार से चीजों को हैंडल किया। लेकिन ट्रंप जो है, इन्होंने सैन्य विकल्प को ही मंजूरी देनी जरूरी समझा। कैरी ने बताया, चेतावनी दी कि अगर युद्ध गलत जानकारी या अधूरी तैयारी पर आधारित हो तो इससे लोकतंत्र और जनता का भरोसा कमजोर होगा। और मैं कहती हूँ न केवल लोकतंत्र और जनता का भरोसा, बल्कि पूरे विश्व का, आपकी करेंसी, आपके आर्थिक, आपके सामाजिक, आपके राजनीतिक, आपकी संस्कृति, सब पर से विश्वास उठ जाता है। और दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अमेरिका कि अधिकतर अमेरिका को अपने इतिहास से सबक लेनी चाहिए थी कि अधिकतर अमेरिका जो है अपने वॉर्स में खुद हारा है और लंबे समय तक इसने वॉर किया है। अब डीप अंडरस्टैंडिंग, तो बड़ा मुद्दा क्या है, वॉर वर्सेस डिप्लोमेसी, यानी कि क्या युद्ध जरूरी था? ये बातचीत से हल नहीं निकल सकता था क्या वाकई युद्ध? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा और परमाणु चीजों में लिप्त है, तो क्या आपके पास वो
प्रक्रियाएं नहीं है या आप उन चीजों में लिप्त नहीं है? क्यों आपने 2015 में उस चीज को क्विट किया था? नहीं करना चाहिए था अगर आपको पता था आने वाले समय पे यही करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ना केवल ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं इस एग्रीमेंट की ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं समझा। उन्होंने ओवर जो है आर्थिक कटौती, आर्थिक जो है वार करना शुरू किया और टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने यूएनएफसीसीसी, आप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर भी देखेंगे, वहां से भी खुद को ऑप्ट आउट करने की कोशिश की कि हम नहीं मानते। जब आप कुछ नहीं मानते तो हम भी आपको कुछ नहीं मानते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वॉर करना जरूरी था या बातचीत से हल निकल सकता था? डेफिनेटली। इंटेलिजेंस वर्सेस पॉलिटिक्स, क्या सही जानकारी पर फैसला हुआ है कि बस आए और मुंह उठाया? क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा था उनके रिजीम को मार देंगे, खामने को मार देंगे, मुद्दा शांत हो जाएगा, जनता भड़केगी नहीं और हम सारी चीजें को अंडर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल सारा पहिया ही वहां पर पलट गया और दूसरे उनके बेटे खामने के जो बेटे हैं खामने वहां पर आते हैं और पूरा उसको संभालते हैं। उनको अंदाजा भी नहीं था डोनाल्ड ट्रंप को कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, या फिर राजनीतिक दबाव बनाने से। पब्लिक ट्रस्ट, अगर गलत कारण से युद्ध हुआ तो जनता का भरोसा टूटेगा और एग्जैक्टली फिर से वही हुआ कि अमेरिका में जनता सड़कों पर उतरी और उसने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हैं। अब मेरा मुद्दा यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि आप देखना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर एप्स्टीन फाइल को लेकर जो इतना बड़ा बवाल चल रहा था, आपको एक एक अक्षर उसके बारे में नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या उसके सबूत इतनी बुरी तरीके से मिटाए गए हैं कि उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो फ्रंट फुट पे कुछ दिखती हैं पर बैक फुट पे कुछ और ही चल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड प्योर पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसके बाद कंक्लूजन में जाए तो ये पूरा मामला क्या दिखाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें नेताओं का दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक अच्छा नेता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया है कि एक अच्छे नेता की क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है और क्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जिसके कारण पूरा विश्व एलपीजी और ऑयल के क्राइसिस से, महंगाई से यहाँ पर जूझ रहा है। ऐसी 1973 में जो ऑयल क्राइसिस आया था, तभी तो 1971 से जो दबदबा बना था डॉलर का, अमेरिका का, अमेरिकी डॉलर का, उसने आज तक इस चीज को जो है काबिज कर रखा है, जिसकी वजह से अब चाइना का युआन यहाँ पर बदलते हुए परिदृश्य में दिखाई दे रहा है कि अब उसमें उसकी करेंसी से जो है ऑयल वगैरह परचेज ईरान से हो रहा है। कूटनीति वर्सेस युद्ध के बीच में यहाँ पर बैलेंस जरूरी है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या युद्ध सच में जरूरी था या कूटनीति को और मौका मिल सकता था। इस प्रकार की चीजों पर हमें खुद से भी विचार करना चाहिए, ना केवल ये सिर्फ कक्षा और चर्चा के समय पर, बल्कि बाद में आपस में भी डिस्कस करिए कि यूपीएससी हो या फिर सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम भी है, फिर भी सोचिए एक एडमिन होने के नाते कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या निर्णय लेते, आप ऐसा क्या करते जो मध्यम मार्ग से, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसा रास्ता निकालते जहां पर युद्ध की परिस्थितियां नहीं बनती। राइट, अब यहाँ पर एक चीज आखिरी में और देख लीजिए, वही जो मैंने कहा था टीआरई 4.0 में जो एडमिशन लेना चाहता है, इसके एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे दिए गए। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, एडवांस टेस्ट सीरीज होगा, एग्जाम फोकस नोट्स होंगे और एक्सपर्ट मेंटोरशिप आपको, जो कि प्राइम आईएएस का कोर है कि बेस्ट मेंटोरशिप हम आपको प्रोवाइड करें ताकि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में हरदम तत्पर हम तैयार रहें। आई होप ये टॉपिक समझाने में मैं सक्षम रह पाई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्राइम आईएएस ऑफिशियल के ये नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं प्राइम आईएएस पे जो लगातार हम इतने वर्षों से सेवा देते आए हैं, अब उसी सेवा को निरंतर रूप से हम प्राइम आईएएस ऑफिशियल पे कंटिन्यू करेंगे। मंडे टू सैटरडे मेरे द्वारा शाम को 4 बजे जियोपॉलिटिक्स का ये टॉपिक आता है। मीनाक्षी मैम और भी फैकल्टीज बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने ज्ञान को यहाँ पर आपको मदद करते हैं उनके द्वारा, तो उनको भी जरूर देखिए, हमारे काम को सराहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप क्या सोचते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से हमारे साथ निरंतर बने रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।